दो दो हजार रुपये मिलते हैं, उसका आपके कितना लाभ होता है, कितना उपयोग होता है? इस योजना से राशि से मैं बीज, खाद, कीटनाशक लाने में खर्च करती हूँ। इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। तो प्रताप जी, आप हिंदी कैसे बोल लेती है? वहाँ आपके यहाँ तो सब कोंकणी बोलते हैं। कोंकणी बोल रहे हैं। हिंदी फिल्में देखती होगी आप। देखती है और स्कूल में ही पढ़ था। हाँ, तो हिंदी स्कूल हिंदी में टीवी हिंदी सीरियल हिंदी देखती थोड़ी। हैं? और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों को घर में। पढ़ाती है? हाँ। हाँ, बच्चों को। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं अभी? अभी 2 की शादी हुई और इसने एक ने टीवाई किया था, दूसरी 10th, तीसरी 12th हो गई यानी ये टीवाई है। आप छोटी है लड़की। इतने सारे खेती के प्रयोग करती हैं, तो बाकी किसान देखने के लिए आते हैं? क्या आप करती हैं, कैसे करती हैं? एक साथ एक ही जमीन पे इतनी चीजें एक साथ करती हैं आप? नहीं, मेरा पति भी मुझे हाथ बढ़ाता है और बच्चे भी बढ़ाते हैं और मजदूर भी थोड़े लेते हैं। नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं देखने के लिए, और खेत किसान आते हैं देखने? आते हैं। हाँ, तो वो लोग पूछते हैं कि आपने ये कमाल कैसे कर दिया? और उसको मालूम है। हाँ। उसने हमको एग्रीकल्चर में सब उसका ट्रेनिंग दिया था। अब सब लोग ऐसी श्री पद्धति में करते हैं। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतनी तरह की फसल उगाती हैं। इसमें धन्यवाद बहुत मेहनत प्रधानमंत्री लगती जी। है, फसलों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ये सारे काम बहुत ही बखूबी कर रही हैं। प्रतिभा जी, जब हमने पीएम किसान योजना शुरू की तो कहा जाता था कि इस रकम में किसान का क्या भला होगा। आज आपने बता दिया कि हमारे किसान इन रकम का कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे जाएं, ये मेरे उनको आशीर्वाद है। आपको मेरे हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती धन्यवाद। प्रतिभा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन गत वर्ष आपने कृषि अवसंरचना कोष AIF योजना शुरू की थी। आज उसके पूरे 1 वर्ष हो रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र दानेश्वर दपेदकर को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत श्री देवेंद्र जी द्वारा महाराष्ट्र में आम और केला पकाने का कक्ष स्थापित किया है। श्री देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। बताइए, क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में, सब मैंगो और कैशू। आप फसल पकाने का काम करते हैं तो फसल कभी कभी खराब भी हो जाती होगी। फल को पकाते हैं आप तो? हाँ, होती थी, पहले होती थी। जो हम पकाते थे तो उस टाइम थोड़ा सा यानी 20-30% खराब होने का चांसेस था। लेकिन अभी ये राइपनिंग चेम्बर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें 28 to 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो इशू रहता है एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से, वो बिल्कुल चला गया। 28 to 30 डिग्री मेंटेन होता है और उसमें स्पॉन्जी टिश्यू निकल गया सब।
तो आपके किसानों को मालूम है कि अब लोग ये कार्बाइड के द्वारा पकाए हुए फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वे में पके हुए फल खाना पसंद करते हैं, और इसलिए उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या किसानों को? हाँ बिल्कुल। अभी समझो हमने खुद का अभी प्रोडक्ट बना दिया। अभी मैंने क्या किया है, मार्केट बना दिया है। मेरा जो ब्रांड है उसका नाम लग दिया श्री विश्वेश्वर मैंगोज, और उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन ऑर्गेनिक राइपन, ऐसे लिख सकता हूँ। किसी तरह की कमी ना हो, अब इसी प्रयास में लगे हैं। चलिए देवेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपका माता जी को भी बहुत प्रणाम, जिन्होंने आपको ये संस्कार भी दिए, शिक्षा भी दी, और आपको खेती के काम में फिर से लगा दिया। बाढ़ के कारण भी बहुत परेशान हो गए, बारिश ने भी बहुत आपको हैरान कर दिया, लेकिन आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के स्थापित परियोजना के लाभार्थी हैं। उपाध्याय, मैंने मेडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में, और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे आप? पहले सर मैंने वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था, और चूंकि वनस्पति विज्ञान से मैंने स्नातक किया था, तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं, और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहां से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफी लाभ हो जाता है, और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे, और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें, और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था, तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर, पहले मानो अगर 100 रुपये मिलता था, तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है। क्योंकि हमको मूल्य में, जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुविधा मिली है, इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा? सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है, कम होता है, तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है, हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है, तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था।
देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए। उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में, उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया इसका। अब्दुल जी, आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब। दूसरा तो ये जो जीआई टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जनाब, मुबारक 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 साहब। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बागवानी योजना के तहत
उत्तराखंड स्थित एक लाभार्थी किसान से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। अब मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के श्री सुशांत उनियाल जी को आमंत्रित करूंगा, जो ढींगरी मशरूम उगाते हैं। श्री सुशांत जी। सुशांत जी नमस्ते। सर नमस्कार। सुशांत जी, मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये सब छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती करने का विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं सर। आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती सर। तो सर वो चीज थी कि हम लोग इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं। लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे। तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे। और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उस पे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की। और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका काम करना चाहिए सर। तो फिर जिला उद्यान अधिकारी जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंतर्गत एक स्कीम है MIDH की, और दूसरा मशरूम निदेशालय सोलन में जाके आपको 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर। वहां गए, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद और 28.68 लाख रुपए की सर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यान विभाग को दी, जिसमें से 8 लाख रुपए का अनुदान MIDH स्कीम के द्वारा मुझे दिया गया सर, और 18.68 लाख रुपए मुझे बैंक द्वारा ऋण दिया गया सर। अच्छा सुशांत जी, आपको मशरूम के ही क्यों चुना? सर मशरूम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा सर कि एक तो यहाँ पे जो किसानी होती है उसमें थोड़ा बंदर फसल को बर्बाद कर देते हैं, जंगली सूकर होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं फसल। ये मशरूम की जो खेती है सर ये पूरी तरह से इंडोर है, और तो इसलिए, और एक और मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है सर, ज्यादातर मशरूम की खेती कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, AC लगाए जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है सर, 9 महीने तक इसकी जलवायु इसको प्राकृतिक तौर पर इसको सपोर्ट करती है। तो ये फैसला इसलिए लिया गया सर। देखिए, आपको मालूम होगा हिमाचल में सोलन मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आपने भी अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, तो और भी किसान जुड़े हैं क्या इसमें? सर बहुत ये सबसे अच्छी बात रही है सर कि बहुत सारे लोग आते हैं, और अभी तक टिहरी के आसपास ही कम से कम 3-4 छोटी छोटी यूनिट बनना शुरू हो गई हैं सर, जिस जिले में मैं हूं। उसके अलावा हम किसानों के लिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, बहुत ज्यादा साक्षर किसान नहीं है, तो उनको हम एक चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आप सिर्फ मशरूम उगाइए, अगर आपको कहीं मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हम आपका प्रोडक्ट मार्केट करके जाएंगे, आप उगा के हमें दे दीजिए, हम आपका मशरूम बेच के आएंगे सर। सुशांत जी, आप जो काम कर रहे हैं जी सर, उसमें जैसा आपने बताया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, बैंक से आपसे पैसा मिला, क्या बाकी किसानों को भी अब ये इसी प्रकार की मदद मिल रही है? जी सर बिल्कुल मिल रही है सर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की MIDH स्कीम जब भी उद्यान अधिकारी गांव में भी आते हैं तो वो भी लोगों को इस प्रकार बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये होता है सर कि जितने भी पुराने, जैसे अब मेरी यूनिट को 2 साल हो गए हैं सर, तो हर एक किसान को वहां से मेरा नंबर दे दिया जाता है, जिसको अगर कोई प्रशिक्षण भी लेना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए, वो सारा का सारा उसको बता दिया जाता है सर हमारे द्वारा। ये आपका स्थान कहाँ पर है? ये सर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है सर उत्तराखंड का, और उसका एक विकास खंड है चंबा, उससे 7 किलोमीटर आगे सर उत्तरकाशी के लिए एक रोड जाती है जो गंगोत्री जाती है, गंगोत्री धाम, वहीं पे 7 किलोमीटर आगे है सर, रोड से 7 किलोमीटर आगे। जी सर। सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद आप अपने गांव में लौटे, और आपने सही पकड़ा। मैं जब भी उत्तराखंड में आया हूँ एक बात बोलता रहता था कि उत्तराखंड का हमारे पहाड़ों का एक प्रॉब्लम रहता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, और इसलिए हमने उसको उलट करना है। आज आपके माध्यम से वो उलट हो रहा है, और पहाड़ की जवानी फिर पहाड़ के काम आ रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वहाँ पर लोगों को पलायन न करने के लिए आपने प्रेरित किया है। आप जैसा पढ़ा लिखा युवा
जब खेती करता है तो कितना बदलाव आता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम गांव और शहर में सुविधाओं के भेद को कम से कम कर सकें। जो युवा अपने गांव में आकर खुद के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी हर स्तर पर मदद कर सके। देश भर में ऐसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा है। आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत स्थापित परियोजना के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मैं मणिपुर की श्रीमती थिंगचा गंगोट से आमंत्रित करूंगा जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के लाभार्थी हैं। श्रीमती थिंगचा जी। नमस्ते जी। Namaste, Honorable Prime Minister, sir. Can you tell us about your family and the kind of agriculture activity you do? Yes, sir. Pineapple farmer from Bonglon village, Chittanpur district, Manipur. And I'm a mother of 2 children. I cultivate Q pineapple in 6 acres of my own land. The pineapple grown here in Manipur is very sweet and it is famous for its excellent taste and its quality, sir. How do you sell your pineapples? Sir, actually, our FPC Lomi Farmer Producer Company has signed an agreement with Mera Foods. Mera Foods proprietor who is sitting just next to me, Madam Supra. She's the proprietor and she is also an entrepreneur, women entrepreneur, and she is also working for the welfare of women and also for working on processing of organic pineapples. Those pineapples that we supply to her are processed into slice, cubes in cans, and pineapple jams, pineapple candy, pineapple squash extract for exports. This increases the demand of our pineapple resulting in better prices, sir. And not only that, we also, our FPC is also tied up with many other marketing agencies. They send our pineapple to other states, to many major cities of the country, and even to Europe, sir. Aja, what assistance benefit have you got from the government? Sir, the assistance that we get from the government services, they send our pineapple to other states, to many major cities of the country, and even to Europe, sir. Aja, what assistance benefit have you got from the government? Sir, the assistance that we get from the government, sir, like MOVCD NER scheme. Under that MOVCD NER scheme, we get free planting materials and DBT, direct bank transfer of rupees 7,500 for 2 years to buy organic input. And organic certifications were also issued to the farmers and also from farmer producer company. And before that, in the year 2014-15, my farm income was only rupees 50,000 with productivity of 12 metric ton per hectare. And after joining this MOVCD scheme and with introduction of this organic farming, our farming condition is getting much better than before. So now I can earn my farm income. My farm income rises to 4 lakhs with productivity of 25 metric ton per hectare, sir. नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से मैं सरकार के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है।
इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, देश भर के अनेक राज्यों से उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्री, अन्य महानुभाव, देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाई और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन हनी बी ऐसा ही एक अभियान है। मिशन हनी बी के चलते बीते साल हमने लगभग 700 करोड़ रुपए के शहद का एक्सपोर्ट किया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी से ये संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। भाई और बहनों, इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो, खान पान से जुड़े बदलाव हो, या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो। हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है।
मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज, खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने देखा है कि सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं, धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाइयों और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी
कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। साथियों, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भी आयातित ऑयल, पाम ऑयल का हिस्सा 55% से अधिक है। इस स्थिति को हमें बदलना है। खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोड़ रुपए विदेश में दूसरों को देना पड़ता है, वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए। भारत में पाम ऑयल खेती के लिए हर जरूरी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। साथियों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के इस मिशन के अनेक लाभ है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बल देगा। विशेष रूप से फ्रेश फ्रूट बंच प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार होगा। जिन राज्यों में पाम ऑयल की खेती होगी, वहां ट्रांसपोर्ट से लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में युवाओं को अनेक रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, ऑयल पाम की खेती का बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को मिलेगा। ऑयल पाम का प्रति हेक्टर उत्पादन बाकी तिलहन फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी ऑयल पाम मिशन से बहुत छोटे से हिस्से में ज्यादा फसल लेकर छोटे किसान बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावनाओं के साथ बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो
कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती। उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता। भाइयों और बहनों, आज जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर जो बड़े बड़े फूड पार्क लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को ही हो रहा है। आज देश में विशेष किसान रेल चल रही है। इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद कम कीमत में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम, देश की बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंचाकर अधिक कीमत से माल बेचा है। इसी प्रकार जो विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके तहत भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही है। बीते साल में 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं, उनमें किसान भी हैं, किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संघ भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और स्टार्टअप्स भी हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं, उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच भी अधिक हो और बाजार में मोलभाव करने की उनकी क्षमता भी वृद्धि हो। जब एफपीओस के माध्यम से सहकारी तंत्र से सैकड़ों छोटे किसान एकजुट होंगे तो उनकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग हो या फिर निर्यात, इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वो स्वयं भी सीधे विदेशी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन में हमें अभी से जुट जाना है। एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।